हेलो फ्रेंड्स, मैं बोनानी आपके सोल सिस्टर वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल बीबी शिव पार्वती स्पिरिचुअल टू ट्विन फ्लेम जर्नी पे। आज मेरा टॉपिक है डीएफ के साइन, जिस पे मेरा एक पार्ट 1 वीडियो है जो मेरा चैनल पे है, तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखें। और आज मैं बनाने वाली हूँ इसका ही पार्ट 2। आज का मेरा फर्स्ट पॉइंट है मल्टी टैलेंटेड। एक डीएफ जो होती है उसमें टैलेंट का कोई कमी नहीं होता है, वो हर एक मामले में नंबर 1 होती है। चाहे वो पढ़ाई लिखाई का मामला हो या फिर स्पोर्ट्स हो या फिर घर का कोई काम हो या बाहर का कुछ काम हो, जो भी हो उसमें वो नंबर 1 होती है। कोई भी चीज़ को वो बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। कोई भी काम जो दूसरे को थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, पर एक बार वो काम करने से या सीखने से उसको बहुत इजी लगता है। एक्चुअली में ये डीएफ जो होती है बहुत ओल्ड सोल होता है, इसीलिए अपने पास्ट लाइफ में वो ये सब काम पहले भी कर चुके हैं, जो उसके सबकॉन्शियस माइंड में पहले से स्टोर है। तो एक बार रिकॉल होने से वो चीज़ उसको फिर याद आ जाता है, और ये अनकॉन्शियसली होता है, अननोइंगली वो करती है, उसको याद नहीं रहता है। पर जब वो काम वो करते हैं तो एक बार देखने के बाद तब उसको लगता है कि ये काम तो बहुत इजी है। नेक्स्ट साइन है 17th नंबर साइन, बहुत कम फ्रेंड होना। एक डीएफ जो होती है, देखा जाए तो उसका बहुत सारे फ्रेंड होता है, पर सच बोले तो दिल से दिल मिलने वाला फ्रेंड का संख्या कुछ गिने चुने ही होते हैं। वही 2 से 3 या 4 या 5, बस इतना ही होता है। पहले तो वो फ्रेंडशिप करती है सबके साथ, पर जब वो देखते हैं कि उसके साथ उसका एनर्जी का मैच नहीं हो रहा है, तब वो वहाँ से साइलेंटली हट जाते हैं। और जिसके साथ उसका वाइब्रेशन का मैच होता है, मेंटलिटी का मैच होता है, तो उसके साथ वो फ्रेंडशिप कंटिन्यू रखते हैं और मरते दम तक ये फ्रेंडशिप को वो रखते हैं। नेक्स्ट साइन है 18th नंबर साइन, हार्ड वर्किंग। एक डीएफ जो होती है बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग होती है। इसको आप कभी भी चैन से बैठते हुए नहीं देखोगे, कुछ ना कुछ काम ये करते हुए आपको देखेगी। अगर घर में भी रहेगी तो भी ये सोए हुए या बैठे हुए आपको नहीं देखेगी, कुछ ना कुछ ये करेगी, क्योंकि इसके अंदर में इतना ज़्यादा टैलेंट, इतना पैशन इसके अंदर में होता है कि इसको कभी ये चीज़ चैन से बैठने नहीं देता है। तो ये जो होती है बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग होती है, और कोई भी चैलेंज इसके सामने आए, ये अपने दम से और अपने हार्ड वर्क से उस सिचुएशन से ज़रूर बाहर आ जाती है। नेक्स्ट साइन है 19th नंबर साइन, दुश्मन का हार और डीएफ की जीत। एक डीएफ जो होती है उसके अगेंस्ट में अगर एक आदमी तो दूर की बात, अगर 10 आदमी भी खड़े हो जाए, पर हार उसी लोगों का ही होने वाला है, और जीत जो होगा वो डीएफ का ही होगा, क्योंकि डीएफ जो होती है ये ऑनेस्ट होती है। डीएफ का लड़ाई हमेशा सच्चाई के लिए होता है, और डीएफ जो होती है उसको हमेशा डिवाइन पावर मिलता है, उसको एक प्रोटेक्शन शील्ड रहता है। तो इसीलिए दुश्मन जितना भी बड़ा षड्यंत्र रचे, पर कोई फ़ायदा नहीं होता है। हार यहाँ पर तो इसका दुश्मन का ही होने वाला है। एक डीएफ के चारों ओर में हमेशा एक प्रोटेक्शन शील्ड होता है, जो यूनिवर्स का होता है, एंजल का होता है। ये बात उसको थोड़ा थोड़ा डाउट होने लगता है तब जब वो देखते हैं कि कार्मिक उसका कुछ भी बिगड़ नहीं पा रहे हैं। दुश्मन चाहे कितना भी पावरफुल हो या उसको पीछे से भी वार करे, पर कभी भी उसका कुछ भी वो बड़ा नुकसान नहीं कर पाते हैं। तो यही बात से उसको डाउट होता है, पर वो श्योर नहीं होते हैं। और ऐसा भी होता है कि 2-3 बार तो गॉड उसको मौत के मुंह से भी रिटर्न लाते हैं, और जब फिर से वो रिटर्न आती है तो वो रो रो के भगवान से सिर्फ एक ही सवाल पूछते हैं कि आखिर मैं जिंदा क्यों हूँ, मेरा पर्पस क्या है, बार बार क्यों मैं बच जाती हूँ। पर उस समय उसको आंसर देने वाला तो कोई होता नहीं है। पर जब उसका ट्विन फ्लेम जर्नी में सेपरेशन स्टेज में आ जाती है, तब उसको ये सारा बातों का आंसर मिलने लग जाता है। नेक्स्ट साइन है 20th नंबर साइन, बहुत भीड़ पसंद नहीं आना। एक डीएफ जो होती है उसको भीड़ पसंद नहीं है, उसको शांति ज़्यादा पसंद है, इसीलिए वो नेचर में टाइम बिताना ज़्यादा पसंद करती है, या फिर बारिश का बूंदे उसको बहुत पसंद है, नहीं तो फिर समंदर के सामने बैठ के पानी का लहर को वो महसूस करते हैं, या फिर
एनिमल्स के साथ टाइम बिताना उसको पसंद है। उसको तो अपने साथ टाइम बिताना सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो जब अकेले होती है तब वो गॉड के साथ कनेक्शन फील करते हैं और फिर अपने डीएफ के साथ भी टेलीपैथिक कनेक्शन कर पाते हैं। नेक्स्ट साइन है 21 नंबर साइन, ओवर सेंसिटिव। एक डीएफ जो होती है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। ऐसे तो बाहर से देखने में वो बहुत ही ज़्यादा हर्ट या स्ट्रॉन्ग आपको देखने में लग सकता है, पर अंदर से उसका दिल तो बहुत ही कोमल होता है। अगर उसको कोई कुछ भी सेंसिटिव बात बोल दे, वो उसको पहले पहले तो बिल्कुल भी जवाब नहीं दे पाते थे। वो बस अंदर जाके घर में फुट फुट के उसके लिए रोएंगे। इसके पीछे का कारण दो ही है। आइदर तो वो उसको जवाब देना नहीं चाहते हैं क्योंकि उसको लगता है कि सामने वाला को इस जवाब से दुख लगेगा, इसलिए वो किसी को दुखी नहीं करना चाहते हैं बोल के जवाब नहीं देते हैं, या तो फिर वो उसको रेस्पेक्ट करते हैं बोल के भी नहीं देते हैं। तो ये जो होते हैं डीएफ बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, पर जब वो बैलेंस होने लगती है थ्रू मेडिटेशन तब वो भी जवाब देने सीख जाते हैं। तब ये जो ओवर सेंसिटिव जो उसका नेचर है ये धीरे धीरे बैलेंस होने लगता है। नेक्स्ट साइन है 22 नंबर साइन, फियर इशू। एक डीएफ के अंदर में बहुत ही ज़्यादा फियर इशू होता है अपने बचपन में, क्योंकि एक डीएफ को उसके परिवार से हो या फिर सोसाइटी से हो यही सिखाया जाता है कि तुम एक लड़की हो तो तुमको ज़्यादा ऊंचे आवाज़ में बातें नहीं करना है, तुमको कभी प्रोटेस्ट नहीं करना है, तुमको जो भी हो रहा है बस उसको एडजस्ट करना है, उसको सह लेना है। कभी उसको ये नहीं सिखाया जाता है कि तुम भी एक लड़का जैसे हो सकते हो, बस उसको दबा के रखा जाता है। उसको ये सिखाया जाता है कि वो अपना हक कभी ना मांगे, या ये भी बोला जाता है जो भी मिल रहा है बस उसी से वो खुश रहे, वो कभी ज़्यादा डिमांड ना करे और हमेशा ही किसी ना किसी के परिचय में वो जिए, कभी अपने पापा के परिचय से तो कभी अपने हस्बैंड के परिचय से। वो जो कभी इंडिपेंडेंट हो सकती है ऐसा सीख बहुत कम फैमिली से ही एक डीएफ को मिलता है। तो ये सब कारण से उसके अंदर में इतना ज़्यादा फियर इशू होता है कि वो कोई उसके अगेंस्ट में कुछ भी करे बस वो वहाँ पर स्टैंड नहीं ले पाते हैं। जब वो टीनेज में होते तभी भी नहीं ले पाते हैं, पर जब उसके लाइफ में कार्मिक आते हैं और कंटिन्यू उसको ट्रिगर देते रहते हैं तब उसका ये फियर इशू थोड़ा कम होता है। फर्स्ट टाइम वो अपने ऊपर हुआ अन्याय के विरुद्ध प्रोटेस्ट करना सीखते हैं, वो स्टैंड लेना सीखते हैं। डीएफ ऑफ डिफेंसिव से एकदम अटैकिंग मोड में आ जाती है, क्योंकि उसके अंदर में इतना ज़्यादा जख्मी, इतना पेन, और जब तक इसका ना पूरा भरपाई हो तब तक ये अटैकिंग मोड में ही रहते हैं। और धीरे धीरे जब इसका जख्मी भरने लगता है तब ये जाके बैलेंस स्टेट में आते हैं, ना तो डिफेंसिव ना तो अटैकिंग, उसके बीच में आ जाते हैं। कुछ डीएफ ऐसा होती है जिसका अपने डीएम आने से पहले ही उसका फियर इशू ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है, उसी के बाद उसका डीएम का एंट्री होता है। पर कुछ डीएफ तो ऐसा है जिसके अंदर में अभी भी बहुत ही ज़्यादा फियर इशू है। तो वो सारे डीएफ को मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग सबसे पहले अपना फियर इशू को क्लियर करिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इशू है जो एक डीएम हो या डीएफ हो दोनों के अंदर में बहुत ज़्यादा ही होता है। और यही फियर इशू ही है जो ये ट्विन फ्लेम जर्नी में सेपरेशन स्टेज और ऑन ऑफ स्टेज कंटिन्यू लाते रहते हैं, क्योंकि डीएम जो होते हैं उसका अंदर में हमेशा उसका फैमिली इशू, उसका सोसाइटी इशू, ये सब का डर रहता है। तो इसीलिए मैं सबको बोलूँगी डीएम डीएफ दोनों को ही कि आप लोग अपने फियर इशू को ज़रूर क्लियर करिए। नेक्स्ट साइन है 23 नंबर साइन, शी हैज़ सोलमेट, कार्मिक, फॉल्स ट्विन, ट्विन फ्लेम, ट्विन ड्रीम। अगर आप भी एक डीएफ हो तो आपका लाइफ टाइम में अलग अलग स्टेजेस में ये सारे सोल के साथ आपका आमना सामना ज़रूर होगा। ये नहीं है कि सारे टाइप्स का सोल आपको एक ही बार में मिल जाए या फिर एक ही लाइफ टाइम में मिल जाए, पर ज़्यादा से ज़्यादातर सोल तो आपके कनेक्शन में ही होते हैं, पर हम लोगों को बस उसको पहचानना है। जैसे मेरे लाइफ टाइम में ये सारे सोल के साथ मेरा ऑलरेडी आमना सामना हो चुका है।
मेरा 0 एज में मेरा कनेक्शन हो चुका था मेरे कार्मिक से। फिर जब मेरा 16 इयर्स एज था तब मेरा मुलाकात हुआ मेरे फॉल्स ट्विन से। फिर उसका 8 साल बाद ट्विन रे से, और फिर उसका 7 इयर्स बाद मेरा फर्स्ट सोलमेट से, और फिर उसका और 4 साल बाद मेरा मुलाकात हुआ मेरे सेकेंड सोलमेट, और फिर एक ही समय में मेरे ट्विन फ्लेम से भी। तो आप भी अगर एक डीएफ हो तो आपके साथ भी ये सारे सोल्स का इसी पैटर्न में ही कनेक्शन होगा। पर ऐसे तो देखा जाए ट्विन फ्लेम जो है उसका एंट्री लास्ट में ही होता है, क्योंकि आप लोग तो जानते ही हो कि हीरो का एंट्री हमेशा लास्ट में ही होता है। और कब होता है? जब आप 30 इयर्स क्रॉस कर चुके हो तभी आपका ट्विन फ्लेम आपके लाइफ में एंट्री करता है, क्योंकि उस समय आप एक मैच्योर सोल हो चुके हो, आपका दुनिया भर से एक्सपेक्टेशन ख़त्म हो चुका है, आप सेल्फ लव करना सीख गए हो, आप अदर सोल को भी पहचानने लगे हो, अभी आप खुद के लिए स्टैंड लेना सीख चुके हो, अभी आपके एगेंस्ट में जो भी अन्याय है उसके लिए आप प्रोटेस्ट करना सीखे हो, आपका फियर इशू कम होने लगा है, अभी आप इंडिपेंडेंट हो, आपको खुद पे विश्वास है, आपको खुद पे भरोसा है, दुनिया भर से धोखा मिल चुका है, और अभी अगर किसी पे आपको भरोसा है वो है भगवान। आप अभी दूसरे लोगों से प्यार का भीख नहीं मांगते हो, तो इसी स्टेज में आके ही आपका ट्विन फ्लेम एंट्री करता है आपके लाइफ में। तो ये सारे सोल डीएफ के लाइफ में इसीलिए आते रहते हैं क्योंकि उसका जो लाइफ होता है बहुत ही ज़्यादा ट्रेजिडी से भरा हुआ रहता है। तो उसका वो सिचुएशन से उसको निकालने के लिए यूनिवर्स ये अलग अलग टाइप का सोल, लाइक उसका सोलमेट, उसका ट्विन रे, ये लोग को भेजते रहते हैं। पर जब भी उसका काम हो जाएगा, फिर उसके बाद जब डीएफ उस पर डिपेंडेंट होने लग जाती है, तब तुरंत यूनिवर्स उसी सोल को उसके लाइफ से फिर हटा देता है, क्योंकि यूनिवर्स हमेशा ही चाहते हैं कि ये डीएफ जो है सेल्फ डिपेंडेंट हो। पर डीएफ जो होती है हमेशा ही चाहती है कि क्लाइंबिंग ट्री बनना, लाइक किसी ना किसी पे भरोसा, किसी का सहारा ये खोजती रहती है। तो ये यूनिवर्स बिल्कुल भी नहीं चाहते। यूनिवर्स चाहते हैं उसको खुले आसमान में छोड़ दे, वो बस उड़े। बट डीएफ का नेचर जो होता है हमेशा ही वो चाहते हैं कि एक पिंजरे में ढुकना, पर ये यूनिवर्स उसको कभी भी करने नहीं देंगे। इसीलिए कंटिन्यू उसको अलग अलग टाइप के सोल से मिलता रहता है। तो अभी आप लोगों का ये क्वेश्चन हो सकता है कि ये सारे टाइप्स का सोल को हम लोग कैसे पहचाने। तो इस पे मेरा डिटेल और भी वीडियो आते रहेगा, तो उसमें मैं बताती रहूँगी कि ये सारे टाइप्स का सोल क्या है। पर इस वीडियो में मैं शॉर्ट में बताती हूँ ये अलग अलग टाइप्स का सोल है जो अलग अलग रोल प्ले करते हैं आपके लाइफ में। कोई आपके साथ फ्रेंडली रिलेशन में रहेंगे तो कोई आपका दुश्मन होंगे। तो इसी टाइप से ये लोग आपके लाइफ में रोल प्ले करते रहते हैं। नेक्स्ट साइन है 24th नंबर साइन। एक डीएफ जो है एक स्टार सीड भी हो सकते हैं। तो ये स्टार सीड क्या है, इस पे मेरा 2 डिटेल वीडियो है मेरे चैनल पे, आप लोग उसको ज़रूर देखें। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो आज मैं यहाँ पर शॉर्ट में बताती हूँ कि ये स्टार सीड जो होते हैं ये दूसरा प्लैनेट से आया हुआ सोल है, या दूसरा गैलेक्सी, दूसरा स्टार सिस्टम कहीं से भी आया हुआ सोल है जो अभी धरती पे है। तो ये लोगों का लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ही ट्रेजिडी होता है। जो इस प्लैनेट का जो ट्विन होते हैं उससे बहुत ही ज़्यादा कठिनाई स्टार सीड ट्विन का होता है। तो स्टार सीड डीएफ जो होती है, ऐसा देखा जाता है कि उसके जो पेरेंट्स है उसका पहला एक बेबी हो सकता है होते ही या कुछ दिन बाद, बहुत छोटे उम्र में ही, कुछ दिनों में या महीने में ही उस बच्चे का डेथ हो जाता है। तो वही जो है डीएफ होती है, फिर दोबारा से वो उसी पेरेंट्स के घर में फिर जन्म लेते हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ये जो प्लैनेट है उसको ये बॉडी सपोर्ट नहीं करता है या उस एनवायरनमेंट में वो एडजस्ट नहीं कर पाता है, तो ये बॉडी को फिर वो त्याग कर देते हैं। फिर से दोबारा नया बॉडी लेके ये डीएफ जो होते हैं उसी पेरेंट्स के घर से दोबारा जन्म लेती है। पर ये देखा जाता है कि ये जो स्टार सीड डीएफ होती है उसके जन्म होते ही उसका बहुत सारे डिजीज़ होता है, लाइक बहुत सारे स्किन डिजीज़ हो सकता है, उसका स्किन में बहुत प्रॉब्लम हो, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो, या फिर उसको बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार आता हो। मतलब उस बेबी को बचाना उस पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है।
फिर धीरे धीरे जब डीएफ बड़े होने लगती है तो ये सारे डिजीज़ जो है कम होने लग जाता है। लाइक उसका जब 10 साल उम्र हो या 15 साल उम्र हो तब जाके ये सारे डिजीज़ आइदर तो पूरा ख़त्म ही हो जाता है और नहीं तो बहुत ही कम हो जाता है। क्योंकि इस उम्र में आके जो ये स्टार सीड है, ये जो स्टार सीड डीएफ है, ये इस एनवायरनमेंट के साथ खुद के बॉडी को एडजस्ट कर पाती है। तो इतना समय उसको लग जाता है उसके बॉडी को एडजस्ट करने में इस धरती के साथ। जैसे मेरे पेरेंट्स को मेरे जन्म से पहले और एक बेटी हुई थी, पर जब उसका उम्र ओनली 4 डेज था तभी उसका डेथ हो चुका था। उसको कान में एक छेद कर दिया गया था, क्योंकि पहले ज़माने में आदमी यही सोचते थे कि अगर ऐसे किया जाए तो वही बच्ची जो है फिर से उसी पेरेंट्स के घर में रिटर्न आती है। तो मेरा फिर उसके बाद 9 महीना बाद ही ठीक मेरा जन्म हुआ प्री मैच्योर, और मैं भी वही कान में एक छोटा सा छेद लेके ही जन्म हुआ था। तो इसीलिए मेरे फैमिली में हर कोई बोलता है कि वही बेबी जो है मैं हूँ। अब वही बेबी मैं हूँ कि नहीं ये तो सिर्फ भगवान ही जानते हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ सारा इंसिडेंट जो है मेरे पेरेंट्स के साथ हुआ और मेरे जन्म के टाइम जो हुआ वो मैंने शेयर किए। और फिर जब मेरा जन्म हुआ उसके बाद से मुझे बहुत ही ज़्यादा स्किन डिजीज़ हुआ था, जो कोई मेडिसिन से ठीक नहीं होता था। फिर एक हर्बल ट्रीटमेंट से मेरा ये स्किन डिजीज़ क्योर हुआ। एक पत्ता से मुझे कवर करके रखने पड़ता था, फिर उसके बाद जब वो खुलने के बाद सारा स्किन निकल आता था, फिर ब्लड भी निकल जाता था। तो भयानक ये डिज़ीज़ मुझे हुआ था, जो मेरा 2 साल के उम्र तक पूरा था, उसके बाद ये ठीक हुआ था। और फिर उसी छोटे उम्र से बहुत ही तेज़ बुखार आता था और हर महीना मुझे बुखार आता था। तो मेरे टाइम जो था वो मेरे स्कूल में हमेशा हर महीने में ही एग्ज़ाम होता था, तो मैं हमेशा ही 102 बुखार लेके ही एग्ज़ाम देने जाती थी। तो मेरे टीचर्स को भी ये पता था और मेरे डॉक्टर को भी ये पता था, पर डॉक्टर कभी कोई रीज़न बता नहीं पाते थे। बस यही बोलते थे कि जब बड़े हो जाएंगे तो ये डिज़ीज़ धीरे धीरे कम हो जाएगा। बस उन्होंने मुझे ये पैरासीटामोल टाइप्स का मेडिसिन देते थे, तो ये तेज़ बुखार जो है कम हो जाता था। पर ये मुझे हर महीना ही होता था, डॉक्टर कुछ भी रीज़न नहीं बोल पाते थे। तो फिर जब मेरा 15 साल उम्र हुआ उसी के बाद ये बुखार अचानक से पूरा गायब हो गया था, जब मेरे लाइफ में मेरा फॉल्स ट्विन का एंट्री हुआ था। तो ये जो फॉल्स ट्विन होता है ये भी एक बहुत ही पावरफुल सोल होता है। ये होता है कि नेगेटिव एनर्जी, पर इसके पास भी बहुत ही ज़्यादा पावर होता है। उससे पहले तक तो मुझे ये फीवर से बहुत ही कष्ट होता था, पर मैं भी इसी के साथ हैबिचुएटेड हो चुकी थी। मैं इसी बुखार लेके ही हमेशा एग्ज़ाम देती थी और उसमें ही मैं हमेशा टॉपर आती थी। तो मुझे ये एडजस्ट हो चुका था ये कष्ट। पर उसके बाद से 15-16 साल के उम्र के बाद से ये जो बुखार जो था ये टोटली ठीक हो गया था। फिर बीच में सिर्फ मुझे ये कोरोना के टाइम में 2-3 बार जो है कोरोना हुआ था, तो उसके लिए मुझे फीवर हुआ था। अदरवाइज़ मेरे लाइफ में और ये डिज़ीज़ कभी भी रिटर्न नहीं आया, थैंक्स टू गॉड। तो आप भी अगर एक स्टार सीड डीएफ हो तो आप और आपके पेरेंट्स भी ये सारा मुसीबत का सामना ज़रूर किए होंगे आपके चाइल्डहुड में। नेक्स्ट साइन है 25 नंबर साइन, कालसर्प योग या फिर मांगलिक योग। तो आप भी अगर एक डीएफ हो तो आपके जन्म कुंडली में या आपके हॉरोस्कोप में ये कालसर्प योग या फिर मांगलिक योग या फिर दोनों ही हो सकता है। ये मांगलिक योग होने के कारण आपका मैरिज लाइफ जो है बहुत ही ख़राब होता है, एकदम ही स्मूथ नहीं होता है, या फिर वो कोई रिलेशनशिप में हो वो भी बहुत ही ख़राब सिचुएशन में होता है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में होने के कारण ही डीएफ के साथ ऐसा, क्योंकि उसका जो रिलेशनशिप है वो आइदर कार्मिक के साथ होता है या नहीं तो फिर फॉल्स ट्विन के साथ हो जाता है। तो इसीलिए उसका जो है रिलेशनशिप हो या जो मैरिज लाइफ हो बहुत ही ख़राब होता है। और कालसर्प योग होने के कारण उसका बने बनाया हर चीज़ बिखर जाता है। जब भी वो खुद सोचते हैं कि हमने हर चीज़ को सुंदर से अरेंज कर लिए, अभी तो अब मेरा लाइफ स्मूथ होने वाला है या अच्छा जाने वाला है, बस ऐसा थिंकिंग जब भी आ जाता है, जब भी उसको थोड़ा रिलैक्स फील होता है, तभी उसका हर चीज़ बिखर
कर जाता है। जैसे कि कोई इंसान एक पहाड़ पे चढ़ रहा है और एकदम जब वो चूड़ा पे इसका जो शिखर है वहाँ पर पहुँचने वाला ही होता है और झंडा जस्ट गाड़ने वाला ही होता है, उसी समय अगर उस इंसान का एकदम वहाँ से नीचे गिरना हो तो जैसा सिचुएशन होता है ऐसा ही होता है कालसर्प योग में, क्योंकि उसका लाइफ जो होता है कभी भी एक रिलैक्स या एक फ्लेक्सिबल स्टेज में नहीं आने देता है ये कालसर्प योग। ये जो योग होता है ये बहुत फेमस लोगों के जन्म कुंडली में मिलता है। ये योग इंसान को कभी भी साधारण इंसान रहने नहीं देता है। तो आप भी चेक करो अपने हॉरोस्कोप कि आपके हॉरोस्कोप में कौन सा योग है। जैसे मेरे कुंडली में ये दोनों योगी है। तो ये था मेरा आज का 10 साइन जो डीएफ के लिए था और इससे पहले भी था 15 साइन। तो आप लोग ये सारा वीडियो ज़रूर देखें और फिर मैं इस पे और एक वीडियो लाने वाली हूँ जो पार्ट 3 होगा। आज मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। शिव पार्वती का नाम से हर हर महादेव।